to do some chapters of GK book Witchcraft। और पहले वीडियो से पहले ये बात कहना है कि सारे बच्चे पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कोई भी बच्चा, शायद एक भी बच्चा भी पूरा वीडियो नहीं देख रहा है, लेकिन वीडियो भेजने के लिए सारे बच्चे बोलते हैं। तो अगर कोई नहीं देखेगा तो फिर कैसे, कितने दिन तक ऐसे भेजा जाएगा? तो जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना जल्दी जल्दी वीडियो आएगा और उतनी ज़्यादा देर का वीडियो आएगा। तो अभी हम लोग पहले शुरू करते हैं द फॉक आर्ट। Gond painting is an art form practiced by the Gonds, one of the largest tribes in central India. They had a tradition of decorating the walls of their houses with vibrant depictions of local flora and fauna and gods, जो कि चारकोल, मिट्टी, काऊ डंग, गोबर वगैरह से बनाए जाते हैं, डॉटेड लाइन वगैरह से, जो कि गोंड सेंट्रल इंडिया में ट्राइब्स हैं गोंड्स, वो लोग बनाते हैं। वो पेंटिंग को गोंड पेंटिंग कहा जाता है। स्टाइल ऑफ पेंटिंग फिर दूसरा है, जिस पेंटिंग का नाम है कलमकारी। तो इस पेंटिंग के स्टाइल को नाम पड़ा उसके मतलब तरीके से, मतलब किस तरीके से वो बनाया जाता है, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट होते थे, जो छोटे छोटे बैम्बू के पेन को जो सब्जी से कलर जो बनाते थे, सब्जी वगैरह से नेचुरल कलर जो बनाते थे, उससे फाइन लाइन, मतलब पतले पतले लाइन से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना देते हैं। मतलब सिर्फ कलर, मतलब सब्जी के कलर से ही और लाइन से ही बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग बना देते हैं। तो उस पेंटिंग का नाम पड़ा कलमकारी। फिर थर्ड है जत्रा। जत्रा एक बंगाली थिएटर प्रोसेस का नाम है, जिसमें 4-4 घंटे के एपिक मतलब प्लेज बनाए जाते थे, जो कि एक तरीके से म्यूजिकल कॉन्सर्ट टाइप के होते थे। फिर चौथा है थेयाम। थेयाम एक रिचुअल फॉर्म है जो केरल और कर्नाटक में किया जाता है, जो भगवान की पूजा करी जाती है एक तरीके से। और उसमें 400 टाइप के डांस होते हैं, कोई स्टेज और कर्टेन ये सब ज़रूरत नहीं होता है, ऐसे ही मतलब लोगों के सामने डांस परफॉर्म किया जाता है। वो एक तरीके से पूजा करने का उनका तरीका है। और फिर पांचवा वर्ली। तो वर्ली पेंटिंग्स क्या है कि ये एक आर्ट फॉर्म है जो वर्ली ट्राइब लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि माउंटेन और कोस्टल रीजन में रहते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के पास। वो 3000 BC के आसपास में उसका ओरिजिनेशन हुआ था, तब से वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। और जो वाइट पेंट होते हैं वो चावल के पेस्ट और पानी और गोंद मिला के बनाए जाते हैं। और जो पेंटिंग किया जाता है वो बैम्बू स्टिक से किया जाता है। तो ये थे फॉल्क आर्ट। अब हम लोग इंडियन अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। द पहला है द फिल्म फेयर अवार्ड, जो 1954 में इनिशिएट हुआ था। 2 बीघा ज़मीन उसकी बेस्ट फिल्म कैटेगरी में जीतने वाला मतलब पहला मूवी था जो बेस्ट फिल्म कैटेगरी में जीता था। 2 बीघा ज़मीन। फिल्म फेयर आज भी चला आ रहा है, आज भी, मतलब सिंस 1954 आज भी फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं। फिर सेकंड है मिस इंडिया। मिस इंडिया जो है कि नेशनल ब्यूटी कंपटीशन है जो इंडिया में होता है, जो एनुअली होता है, और वो सिलेक्ट करते हैं, मतलब वो जो जीतते हैं उसमें, और जो टॉप कुछ होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द मिस वर्ल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। तो एक मतलब एक तरीके से पार्ट है। यहाँ भी अवार्ड मिलते हैं, यहाँ भी कोई मिस इंडिया बनता है, और जो टॉप 3 या 5 कुछ भी ऐसा जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन मिस वर्ल्ड। फिर है
जो कि मिस वर्ल्ड भी एक नेशनल इंटरनेशनल ब्यूटी अवार्ड कह सकते हैं, पर्सनैलिटी अवार्ड भी मिक्स होता है, मतलब ब्यूटी और पर्सनैलिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। और फिर सेकेंड थर्ड है द इंटरनेशनल द्रोणाचार्य पीस प्राइज। तो ये सिंस 1995 इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एनुअली अवार्ड किया जाता है, और मतलब इंटरनेशनली जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अच्छे लोग होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। तो इसके पहले अवार्डी थे जूलियस नायर, जो कि तंजानिया, एक तरीके से तंजानिया एक अभी कंट्री है, उसका फॉर्मेशन वही किए थे। पहले ब्रिटिश के अंदर था, उसका नाम कुछ और था, फिर उसको बदल के उन्होंने तंजानिया, मतलब उनके अंडर में ही, उनके लीडरशिप के अंडर में ही वो कंट्री फॉर्म हुआ था। तो उनको ये पहला इंटरनेशनल द्रोणाचार्य पीस प्राइज मिला था, जो कि 1995 में था। फिर चौथा है द ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स, जो कि एनुअली दिया अवार्ड किया जाता है टू द रिकॉग्नाइज इंडियन म्यूजिक, जो कि 2010 में शुरू हुआ है, जो कि बॉम्बे में शायद हुआ था 2010 में। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, और हर साल वो होते आ रहा है अभी से, जो कि इंडियन म्यूजिक जो मेन स्ट्रीम में नहीं है उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको अवार्ड देता है बेसिकली। और पांचवा है द गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को मिलता है, जो बहुत ही कम मतलब जो कि फेमस नहीं होता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, और उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होता है कि जो एग्जाम्पल सेट करे फॉर अदर पीपल, जो कि फिजिकल ब्रेवरी, सोशल एक्ट कुछ भी हो सकता है। तो वो उन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड मिलता है। और फिर छठा है द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, जो एनुअली अवार्ड किया जाता है इंडिया में बाय इंडिया टू द इंडिविजुअल्स जो कि क्रिएटिव एफर्ट्स डाल रहे हैं फॉर इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये इंटरनेशनली अवार्ड मिलता है बाय इंडिया इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड, जो कि काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस बना रहे और जो डेवलपमेंट होता रहे मतलब सभी लोगों का। The Jawaharlal Nehru Award for International Understanding in an International uh, Award presented by the Government of India since 1965। तो ये जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंस 1965 अवार्ड दिया जा रहा है फॉर फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू द पीपुल, जो कि जिन्होंने इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, गुडविल और फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए पूरे दुनिया के लोगों के बीच में कुछ कंट्रीब्यूशन किया होता है। फिर आठवां है द नीरजा भैनोट अवार्ड, जो कि वुमेन सब्जेक्टेड अवार्ड है टू सोशल इनजस्टिस, जो कि बाकी वुमेन्स को बाकी वुमेन को एक तरीके से मदद करे, यही है बेसिकली। मतलब कि जो भी किन्हीं वुमेन के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, तो उनकी मदद करने पे बेसिकली ये निर्जा फैनोट अवार्ड मिलता है, जो कि एक ये इनके नाम पे रखा गया है, जो एक सीनियर फ्लाइट परसुअर थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी ड्यूरिंग द हाईजैक ऑफ 1986। इनके ऊपर मूवी भी बनी है और वो हाल में ही बनी है शायद।
तो वो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब पहला वो तो ब्रेवरी का इतना बड़ा काम किया था कि अपने जान 100 से ऊपर लोगों की जान बचाई अपने जान को सैक्रिफाइस करके, तो उनके नाम पे ये अवार्ड मिलता है फॉर ब्रेवरी। द परमवीर चक्र जो कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, जो कि मिलता है जब कोई भी आर्मी ऑफिसर या कोई भी आर्मी का मेंबर बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करता है इन द बैटल फील्ड, मतलब बैटल फील्ड मतलब युद्ध में, तब उसको परमवीर चक्र मिलता है। और फिर एक और है द अशोक चक्र, जो कि इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन है, जो कि बहुत जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए होते हैं नॉट इन द बैटल फील्ड बट आउटसाइड द बैटल फील्ड, तो उनको अशोक चक्र मिलता है। और फिर अगला है द प्रवासी भारतीय सम्मान, जो कि अवार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स के द्वारा मिलता है फॉर द कंट्रीब्यूशन बाय द एनआरआईज इन देयर चूजन फील्ड, मतलब नहीं गिवन टू एनी वन, मतलब जो कि अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम किए होते हैं, जैसे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है टू द पर्सन्स जो जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होता है, जो भी फील्ड में वो काम कर रहे हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। फिर 12th है द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि हाईएस्ट इंडियन अवार्ड है फॉर द सिनेमा, इंडियन सिनेमा, जो कि 1969 से हर साल दिया जाता है और जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में प्रेजेंट किया जाता है टू द एक्टर्स जो कि डिजर्व करते हैं। फिर 13th में है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, मतलब कि कोच वगैरह को ये मिलता है जो भी बहुत अच्छा काम करते हैं इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, और उनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करते हैं, तो फिर उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है टू द कोचेज, जो कि 1985 में बना था और तब से दिया जा रहा है। और फिर लास्ट है द पद्म विभूषण, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन जो कि आम लोगों को भी मिल सकता है अगर वो किसी भी फील्ड में अच्छा काम करे, तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ये 1954 और 2 जनवरी में इंस्टीट्यूट किया गया था, मतलब बनाया गया था, और तब से आज तक जिया जा रहा है। और पहला जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी 2 जनवरी 1954 को ही इंस्टीट्यूट हुआ था, और वो है भारत रत्न। तो ये 14 नंबर जो फोटो देख रहे हो आप, वो है पद्म विभूषण, और भारत रत्न होता है पीपल के पत्ते की तरह, मतलब पीपल का एक पत्ता ऐसे रहता है बना हुआ और उसके बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ रहता है 24 स्पोक्स वाला। और एक और फैक्ट है कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने 3 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जीते हैं, तीनों, मतलब अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न और द्रोणाचार्य अवार्ड, वो हैं गोपी चंद, जो कि शायद पीवी सिंधु के कोच थे इन बैडमिंटन। फिर अब है नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ यूनियन टेरिटरीज। पहला क्वेश्चन है कि सेंटिलेस सेंटिनलीज पीपुल कहाँ पे मिलते हैं, किस यूनियन टेरिटरी में।
तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। ये ट्राइबल लोग होते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड। जो कि क्योंकि अंडमान एंड निकोबार बहुत बड़ा आइलैंड का एक ग्रुप है। और फिर सेकंड है, कौन सा ऐसा यूनियन टेरेटरी है जो कि अपने आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के लिए फेमस है, जो कि ली कॉर्बुसियर ने बसाया था, डिज़ाइन किया था, जो कि एक स्विस डिज़ाइनर थे शायद। तो वो नाम है चंडीगढ़। फिर किस यूनियन टेरिटरी कौन सा यूनियन टेरिटरी था जो कि फ्रेंच कॉलोनी था टिल 1954? तो वो था पौंडीचेरी, जो पुडुचेरी, जो शायद लाइफ ऑफ पाई में भी दिखाया गया है। और फिर द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी इज सिलवासा, दादर एंड नागर हवेली। ये तो सबको पता होगा, और नहीं पता है तो सबको स्टेट कैपिटल, यूनियन टेरिटरी का कैपिटल सब याद रखना चाहिए, और याद करेंगे जिनको भी नहीं याद है। विच यूनियन टेरिटरी वाज वंस द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर? दिल्ली। ये तो सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत होता था उनका कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर। विच यूनियन टेरिटरी मीन्स 100,000 आइलैंड इन संस्कृत? संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब, लक्षद्वीप संस्कृत वध है जिसका मतलब होता है कि 1 लाख आइलैंड्स। तो फिर और है, विच टू यूनियन टेरिटरी वेर फॉर्म्ड इन 2019? ये तो सबको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि पहले एक ऑटोनॉमस स्टेट हुआ करता था, वो 2019 में आफ्टर द एबोलिशन ऑफ some articles of some points of Article 370, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में बांट दिया गया है। तो ये तो सबको पता ही होगा, ये तो न्यूज़ में ही रहता है। फिर विच यूनियन टेरिटरी हैज़ नागोवा, घोघला एंड जलंधर बीचेस? तो इसका आंसर है दमन एंड दीव, जो कि शायद गुजरात के पास है, याद नहीं है। जिसको भी अगर इंटरेस्ट हो तो गूगल कर सकते हो। श्री औरोबिंदो आश्रम कहाँ पे है? ये जो सेकंड टॉपिक है कि किस यूनियन टेरिटरी, कौन सा यूनियन टेरिटरी में ये फेमस लैंडमार्क्स हैं? तो श्री औरोबिंदो आश्रम है पुडुचेरी में, जो कि एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, आश्रम है, जो कि पुडुचेरी में लोकेटेड है। जो मतलब वो मतलब मतलब एक बाबा कह लो, श्री अरबिंदो थे, जो कि पॉलिटिक्स से रिटायर हुए थे, फिर वहाँ पे रहने लगे 1910 में ही। मतलब बहुत पुराना आश्रम है बेसिकली। शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम एंड सफदारजंग टॉम्ब, तो ये है दिल्ली में। फिर रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन तो चंडीगढ़ में, सबको पता है। काला पानी सेलुलर जेल भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। काला पानी सेलुलर जेल बहुत ही फेमस ब्रिटिश जेल है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। वो भी एक तरीके से घूमने वाले जगह की तरह यूज होता है। फिर अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इंडियन एपिक्स के बारे में, जो हमारे पुराण ग्रंथ वगैरह हैं, जो इंडिया में बहुत सारे हैं। मतलब 7 वेद हैं, बहुत सारे, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब मतलब बहुत सारे हैं, सालों निकल जाए कोई अगर पढ़ने बैठे तो। उसमें से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन महाभारत से है, हु वॉज द सन ऑफ भीम एंड हिडिम्बा? तो घटोत्कच। हिडिम्बा राक्षसों की रानी थी, और भीम एक पांडव पुत्र थे, मतलब पांडु के पुत्र थे, तो उनके बेटे का नाम था घटोत्कच। रामायण लिखा गया था एक जो सेंट के द्वारा, जो कि डकैत थे पहले, मतलब डकैत से सेंट बन गए थे, साधु बन गए थे, जो कि जिनका काम संस्कृत में ज़्यादातर है। तो उनका नाम है वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखा था। वो पहले डकैत थे, फिर वो साधु बन गए, और उसके बाद उन्होंने रामायण लिखी थी इन संस्कृत। While talking a stroll on the road, Bhim one game come across a monkey
with his tail covering the road. Veem tried to move his tail with his gada but could not. Who was this monkey? मतलब एक महाभारत में ही एक कहानी है कि भीम जा रहा था, तो बीच में एक मतलब रोड पे एक बंदर का पूंछ आ गया था। भीम कितना भी कोशिश कर लिया, वो अपनी गदा से अपने हाथ से पूरा बल लगा के भी उस पूंछ को नहीं हिला पाया था। तो वो बंदर कौन था? तो वो हनुमान थे, जो कि उसको सीख देने आए थे बेसिकली। फिर वेयर डिड द फाइनल बैटल बिटवीन पांडव एंड कौरव्स टेक प्लेस? पांडव और कौरव के बीच में जो महाभारत लड़ी गई थी, वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो कि ये यूपी और नालंदा वगैरह वाला एरिया पूरा उसी में आता है। सॉरी, राजगीर ये वाला एरिया आता है। मंदोदरी वाज द वाइफ ऑफ, तो ये एक सेकेंड, मंदोदरी वॉज द वाइफ ऑफ रावण। रावण की वाइफ का नाम था मंदोदरी। नेम द स्नेक ऑन विच लॉर्ड विष्णु रेस्ट also protected the basket of a newborn Krishna from the rain when he was being carried to Gokul by his father Vasudev। तो इसमें लॉर्ड विष्णु जिस सांप पे सोए रहते हैं, और जिस सांप ने उनको बचाया था जब वासुदेव गोकुल जा रहे थे उनको लेके, जो जेल से भाग के जा रहे थे, मतलब ताकि कंस उन्हें मार न दे, इसलिए जा रहे थे। तो वो उस सांप का नाम क्या था? शेषनाग। मंथरा वाज एन ओल्ड वोमेन हु आस्क्ड कैकेयी। मंथरा एक बूढ़ी औरत थी, कैकेयी को उन्होंने भड़काया था कि आप राम को अयोध्या से भेज दो ताकि कैकेयी का बेटा मतलब राजगद्दी पाले। तो उस बेटे का नाम क्या था? भरत। तो उसका नाम था भरत। मतलब ये तो रामायण में सबको पता होगा कि मंथरा ने कैकेयी को बोला कि आपका बेटा राजा बन जाए, इसलिए उसको अयोध्या से भेज दो राम को। तो राम चले भी गए थे, लेकिन ये भी सबको पता होगा कि भरत ने राम के जो चप्पल होते हैं उस समय के, उसको कुछ बोला जाता है शायद, वो लेके आए और वही मतलब गद्दी पे रखा रहा 14 साल, जब तक राम वापस नहीं आ गए थे। तो अब फिर लास्ट है कि ग्रेट हीरो फ्रॉम महाभारत who lived a life a way that today he is another name for generosity and loyalty। तो वो थे कर्ण। महाभारत में एक ऐसे जो बहुत बड़े हीरो थे, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ते ही रहे, और लॉयल्टी उनसे बड़ा लॉयल कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार वचन दे दिए थे, जानते हुए कि दुर्योधन गलत है फिर भी, और जानते हुए फिर बाद में वो भी ये भी जान गए थे कि वो पांडव उनके ही छोटे भाई हैं, फिर भी वो अपना वचन पूरा करने के लिए, अपना लॉयल्टी पूरा करने के लिए टू हिज फ्रेंड दुर्योधन महाभारत लड़े और अपने मतलब प्राण त्याग दिए। तो वो थे कर्ण, जिनको बचपन से ही बहुत कुछ झेलना पड़ा था कि वो सूत पुत्र हैं। मतलब जो घोड़ा चलाने वाला था वो सूत पुत्र कहा जाता था पहले। तो सूत पुत्र ये नहीं, मतलब तीरंदाजी नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। वो अगर ये सब आप महाभारत देख के भी जान सकते हो। तो अब है यही था। अब आगे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं कुछ, और फिर मॉस्को के बारे में, और ऐसे ही चैप्टर चलता रहेगा। तब तक के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। आगे फिर और वीडियोस आएंगे इस पे, वीडियो 3 जो भी होगा। वीडियो पूरा देखे सब लोग, क्योंकि कोई भी बच्चा वीडियो पूरा नहीं देख रहा है। अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे, कुछ नहीं सीखोगे, फिर बाद में तुम्हारा ही दिक्कत होगा, क्योंकि अभी स्कूल बंद है, कोरोना का टाइम है। अभी जितना भी घर पे पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ाई करो। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, सारे बच्चे देखेंगे, कोई डाउट भी नहीं पूछता है,
क्योंकि रैशनल नंबर उतना बड़ा चैप्टर ख़त्म हो गया, किसी बच्चे को एक भी डाउट नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, अगर कोई पूछेगा नहीं तो हम कैसे बता देंगे। वो भी हम 1 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म किए, जो कि 6 दिन पढ़ाया जाता है स्कूल में। फिर भी मतलब सबको डाउट नहीं हो रहा है। अब तुम लोग ज़्यादा ही ब्रिलियंट हो, या तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो कि डाउट भी नहीं पूछ रहे हो। तो ठीक है, अब सब बच्चे डाउट पूछें और क्वेश्चन करें और वीडियो पूरा देखें। तब तक के लिए अब अगले वीडियो में साइंस का वीडियो आएगा कुछ दिन में। तब तक के लिए ये याद करना है आज जो जो पढ़ाया गया है।